So hello everyone, our next block is Floating Opera written by John Barth and it is block 7 of Meg 11। ठीक है, तो ये जो नॉवल था ये पब्लिश हुआ है 1956 में एंड इसका जो जॉनरा है पोस्ट मॉडर्न एग्जिस्टेंशियल फिक्शन है। प्लस आपको एक और न्यू कॉन्सेप्ट जो है याद रखना होगा, नाहिलिज्म। ठीक है, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज में मीनिंग ना ढूंढना। मतलब ये समझ लेना कि भाई कोई किसी भी चीज में मीनिंग होता ही नहीं है। बेसिकली ये जो पूरी जिंदगी है, पूरी लाइफ है, ये मीनिंगलेस है। ठीक है, तो इसमें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी दिखाया जाता है कि भाई हम क्यों जी रहे हैं, हमारा क्या पर्पस है, हमारा क्या मीनिंग है इस दुनिया में। क्या कोई भी चीज कुछ भी मीनिंग होल्ड भी करती है, या सब कुछ ऐसे बस रैंडम ही चलती जा रही है ये दुनिया। ठीक है, मतलब सब कुछ बिना पर्पस के, बिना मीनिंग के ही है। तो इस तरह का जो थॉट्स होते हैं ना, उन लोगों को हम बोलते हैं नाहिलिस्टिक। जो इस तरह की थिंकिंग रखते हैं कि भाई किसी भी चीज में भी कुछ भी मीनिंग है ही नहीं, हम खुद अपने आप ही हर चीज को मीनिंग देते हैं अपनी तसल्ली के लिए। बट अगर हम ज्यादा रैशनल होकर सोचेंगे ना, तो किसी में कुछ मीनिंग निकलेगा नहीं। बट अगर हम ज़्यादा रैशनल हो जाएँगे और इस तरह से सोचेंगे, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो जाती है कभी-कभी। अक्सर नाइलिस्टिक लोग जो है ना, सुसाइडल थॉट्स उनके अंदर आने लग जाते हैं। उन्हें लगता है जब इस दुनिया में ज़िंदगी का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो मर जाना ही अच्छा है। मतलब क्या ही फ़ायदा है, क्यों ही हम एफर्ट्स कर रहे हैं, क्यों ही जी रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो जाता है। ये दुनिया पूरी दुखों से भरी हुई है और ये दुख हम बेवजह ही झेले जा रहे हैं, इन सब का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो भाई ऐसी ही सारी थिंकिंग किसके अंदर आती है, हमारा जो ये मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, टॉड टॉड के अंदर, टॉड एंड्रयूज। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन नरेशन है इसके अंदर। मतलब ये टॉड एंड्रयूज ही जो है अपनी सारी बातें खुद ही बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या थॉट्स आती है। तो ये भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टाइम में लिखी गई है, नॉन लीनियर है। कभी पास्ट का इवेंट दिखा रहे हैं, कभी प्रेजेंट का। ठीक है, रिफ्लेक्टिव है, मतलब एक तरह से इंट्रोस्पेक्ट करता है पूरे टाइम। फिलोसफिकल है, काफी ज्यादा सोचता है, दुनिया को समझने की कोशिश करता है। इंट्रोस्पेक्टिव स्ट्रक्चर है। ओके, सेटिंग इसकी रखी गई है अर्ली 20th सेंचुरी में हमारे एंड यूएसए मैरीलैंड। तो जो ये टॉड है ना, ये एक लॉयर है। ठीक है, तो ये इसकी जो सेटिंग और कहाँ कहाँ है, एक तो इसका लॉ ऑफिस है, जो इसका घर है, एंड फ्लोटिंग ओपेरा शो बोट, मतलब एक बोट होती है, उसके ऊपर एक शो होता है। ठीक है, जैसे मतलब कॉन्सर्ट टाइप, ऐसा लगा लो कुछ। ओके, एंड ये जो टॉड है ना, ये होटल में भी रहता है कई बार। ओके, तो ये टॉड अपने घर का, जो ये इसका वैसा घर नहीं होता, रेंटेड हाउस ही लगा लो, उसका हर रोज किराया देता है। मतलब एक दिन का किराया एक दिन ही देगा, ऐसा नहीं कि पूरे मंथ का दे दिया या फिर 3 मंथली एक बार दे दिया, नहीं। इसे लगता है भाई इंसान की जिंदगी का कुछ पता तो है नहीं, कोई भी कभी भी मर सकता है। तो मैं किसी को भी एक्स्ट्रा पैसे दे के क्यों मरूं, मैं जितने पैसे उसका उस एक दिन का बनता है ना, उतना ही दूंगा। ठीक है, तो ये है इसकी थिंकिंग। थोड़ा सा एब्सर्ड इंसान है। मतलब एब्सर्ड क्या होता है, बेतुका, जिसमें कोई तुक ना हो। ठीक है, तो एब्सर्डिटी भी है इस प्ले के, इस नॉवल के अंदर। आपको क्या दिखानी है, एब्सर्डिज्म भी है इसमें, एब्सर्डिज्म, एब्सर्डिज्म भी है। मतलब आपको वो गोडो वाला प्ले तो याद होगा ना, सैमुअल बकेट का वेटिंग फॉर गोडो। उसमें क्या होता है, सब कुछ बेतुका होता है, सब कुछ एब्सर्ड होता है। कुछ कुछ वैसा ही है ये नॉवेल भी, बट इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और आगे है। मतलब मीनिंग इसमें ज्यादा रियलिस्टिक बातें करी गई है, उसमें तो थोड़ा अनरियलिस्टिक सा है वो। ठीक, कुछ भी हो रहा है, लेकिन इसमें आपको तब भी थोड़ी सेंसिबिलिटी लगेगी कि इस इंसान से आप कभी ना कभी शायद लाइफ में रिलेट जरूर कर पाओगे, चाहे जब बूढ़े हो जाओ शायद तब। ठीक है, तो ये जो है हमारा टॉड एंड्रयूज, ये एक एग्जिस्टेंशियल लॉयर है। मतलब ये सोचता है कि हम क्यों जी रहे हैं, इस लाइफ का मतलब क्या है, मीनिंग कहाँ है इस लाइफ में। कोई भी तो मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो ये नरेटर भी है। ठीक है, और अपनी लाइफ की जितनी भी सारी चीजें हुई है वो बताता है। और इसके अंदर ये भी है कि भाई डेथ से तो हम सब बच ही नहीं सकते, मरना तो तय है। तो क्यों ना अभी ही मर जाए, ऐसे भी इसके दिमाग में थॉट्स आते हैं। हैरिसन मैक इसका एक अच्छा दोस्त है। ठीक है, एक सेटल्ड लाइफ, एक कन्वेंशनल लाइफ जी रहा है। बट जो हैरिसन की वाइफ है जेन मैक, उसका टॉड के साथ ही जो है रिलेशनशिप भी है। ठीक है, तो बड़ा विचित्र सा इनका जो है नाता बना हुआ है
कि दोस्त की वाइफ के साथ भी इसने रिलेशन रखा हुआ है, तो ये भी बड़े ओपन माइंडेड से बनते हैं कि हाँ भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की इन लोगों की फीलिंग्स है, तभी तो मैं कह रही हूँ इन लोगों को मीनिंग बिल्कुल भी नहीं नजर आता। जहाँ थोड़े से हम लिमिटेशंस लगाते हैं शायद इंसान थोड़ा सोच के थम के सोचता है उसके बारे में, जब लिमिटेशंस बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे ना, तब हम और ज्यादा मीनिंगलेसनेस को ही वैल्यू करने लग जाएंगे। ओके, तो जो टॉड के फादर थे उन्होंने कमिट सुसाइड कमिट कर लिया था। क्यों कर लिया था? क्योंकि उन्होंने एकदम से बहुत ज़्यादा घाटा देख लिया था अपनी लाइफ में, जब ग्रेट डिप्रेशन आ गया था 1930s के टाइम पे। ग्रेट डिप्रेशन आया था, है ना? तो फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उन्होंने इतना ज़्यादा वो लॉस झेल नहीं पाए एंड सुसाइड कमिट कर लिया। तो ये सारे जो इंसिडेंसेस थे ना, इन्होंने भी टॉड की जो ये थिंकिंग है ये शेप करी है एक तरीके से। ठीक है, तो ये फ्लोटिंग ओपेरा होगा जो वो बोट के ऊपर शो होता है, वो दिखाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे टॉड ने कुछ प्लान बनाया है सुसाइड करने का, सिर्फ अकेले नहीं, 699 लोगों के साथ। ओके, तो ये सोचता है अब मरना ही है तो मैं अकेले क्यों मरूं, इन सबको भी साथ लेके मरने में बेहतरी है, ऐसे सोच लेता है ये। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं टॉड के जो इनर क्राइसिस चल रहे हैं। मैंने बताया आपको कि किस तरीके से ये लाइफ को बिल्कुल मीनिंगलेस समझता है। ठीक है, एंड डेथ को समझता है कि भाई इसे रोकना मुमकिन नामुमकिन है बिल्कुल ही, इनएविटेबल मतलब जिसको रोका ना जा सके। ओके, तो इसको एक अपनी सीरियस हार्ट कंडीशन के भी बारे में पता चलता है, फिर इसके एक प्रोस्टेट डिसीज भी है। तो ये सारी चीजें भी ये देख के सोचता है कि भाई वैसे भी मैं कभी भी मर सकता हूँ, तभी तो ये हर रोज अपने एक दिन का किराया देता है, अपने जो घर जो रूम जहाँ पे रेंट पे रहता है वहाँ एक दिन का ही किराया देता है। ठीक है, तो इसको पता है मैं कभी भी मर सकता हूँ। अब इसके पापा की सुसाइड के बारे में भी बताया जाता है कि कैसे उस टाइम पे स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी 1929 में, ये इंसिडेंस होता है। ठीक है, तो इसकी जो लाइफ के बारे में थिंकिंग थी ना वो काफी ज्यादा चेंज हो गई थी। एंड ये अपने वो जो दोस्त की वाइफ था उससे काफी ज्यादा प्लेजर तो वगैरह ये सब लेते ही रहता है, फिजिकल डिजायर्स तो इसकी होती है। तो ऐसे ही कोई लाइफ को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता कि भाई ओहो ये मेरे दोस्त की वाइफ है सो आई हैव टू मेंटेन सम, मतलब ऐसे रिलेशन की जो मर्यादा होती है वो मुझे बना के चलनी चाहिए, इतना सोचता नहीं है। तो केयर फ्री रहता है कि बाहर में जाओ सब कुछ। ठीक है, तो इसने अब प्लान बना लिया है कि भाई मैं करने वाला हूँ सुसाइड, इस लाइफ का कोई मीनिंग तो है नहीं, सब पॉइंटलेस है। ठीक है, तो अब ये सुसाइड तो करना चाहता है बट अकेले नहीं करना चाहता। इसको ये है कि भाई मैं मरूंगा तो इतने सारे और लोगों का भला करके मर जाऊं। उस बोट में इसके अलावा 699 लोग और हैं, तो ये सब शो देख रहे हैं एक बोट पे, द फ्लोटिंग ओपेरा। ठीक है, उस शो का नाम है। एंड ये खुद को मारना चाह रहा है एंड वो उसको ब्लास्ट करने का प्लान करता है कि जैसे मैं ब्लास्ट करूंगा ये सब के सब मर जाएंगे। बट होता ये है कि ब्लास्ट तो ये करता है, कुछ नहीं होता, वो फेल्ड ब्लास्ट हो जाता है एक तरीके से। अब ये सोचता है कि भाई ओहो इतने सारे लोग अब एक साथ कैसे मरेंगे, तो टेंशन की बात हो गई। तो ये खुद सोचता है मैं खुद ही कूद जाता हूँ पानी में, खुद अकेले ही मर जाता हूँ, छोड़ो। ठीक है, अब ये जब डूब रहा होता है तो फिर से सोचने लग जाता है कि यार नहीं, जैसे ही जिंदगी में कोई मीनिंग नहीं है ऐसे ही डेथ का भी कोई मीनिंग नहीं है। जब आनी होगी खुद आ जाएगी, खुद से अपने आप को मारने का कोई फायदा तो है नहीं, है ना? तो मतलब उसमें भी ये अपने ही दिमाग से खुद म खुद अपने आप को ही रीजन देता है, खुद ही क्वेश्चन करता है, मतलब अपने हिसाब से ही चलता है कि हाँ मरना है तो मरना है, नहीं मरना तो नहीं मरना, कंफ्यूजन वाली स्टेट में रहता पूरी। ठीक है, तो फाइनली ये मरना भी कैंसिल कर देता है कि भाई अल्टीमेटली जो ये डेथ है ना इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। अगर लाइफ का मीनिंग नहीं है तो डेथ का भी कोई मीनिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि डेथ मिल जाएगी तो आपको थोड़ा सा सब्र आ जाएगा कि मीनिंग मिल जाएगा लाइफ में, नहीं, फिर वही साइकिल रिपीट हो सकती है, यू नेवर नो, है ना? सब कुछ बहुत absurd है, दोबारा से वही साइकिल रिपीट हो सकती है, फिर से खुद को मारना, फिर से जिंदगी मिलना, फिर से खुद को मारना, तो ये सिलसिला चलता रह सकता है। ओके, अब लास्ट में दिखाते हैं कि इसने ना एक तरह से स्टोरी टेलिंग एंड राइटिंग में मीनिंग ढूंढ लिया है। इसको थोड़ा सा गहराई से समझने के बाद आया कि भाई ऐसा नहीं है कि कुछ कहीं कोई मीनिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं मिलेगा। जैसे बाकी सब लोगों ने किसी ना किसी चीज में मीनिंग ढूंढा हुआ है, ऐसे मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ तो मीनिंग मिलेगा।
तो ये अपनी ही लाइफ को जो है नरेट करना शुरू करता है, अपने फेलियर्स को कन्फ्रंट करता है, फियर्स को, फिलोसफिकल डिलेमास को, ठीक है, अपने नरेटिव में। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। ओके, कि क्या क्या चीज़ें ये एक्सप्लेन करता है अपनी स्टोरी राइटिंग में, अपनी जितना भी ये चीज़ें लिखता है। ओके, अब ये जो जब ये राइटिंग शुरू कर देता है तब इसे थोड़ा सा अपने अंदर एक फीलिंग आती है, जो इमोशनल कैथारसिस जो ये मिस कर रहा होता है ना। कैथारसिस मैंने आपको कई बार बताया है कि फियर है ना, डर लगना किसी के लिए, एंड किसी के लिए एकदम से बहुत ज्यादा एम्पैथी होना, पिटी फील करना। ओके, पिटी, दया आना किसी के ऊपर। ठीक है, तो ये जो इमोशनल कैथारसिस होता है, इसको जब ये खुद से लिखने लग जाता है तब ज्यादा फीलिंग आती है। अब धीरे धीरे इसे अपनी आइडेंटिटी समझ में आती है। ठीक है, जो ये मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस समझ रहा था, तो अब ये थोड़ा सा सुलझता है, बहुत थोड़ा सा इसको लगता है कि नहीं, इतनी भी उलझन नहीं है जिंदगी में जितना मैं सोचता था। ओके, तो ये लाइफ की जो ये अनसर्टेनिटी है एंड एब्सर्डिटी है, इन सबको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई, सबके लिए लाइफ ऐसे ही चल रही है, एंड हम इस चीज से लड़ नहीं सकते। इसको एक्सेप्ट करके इसके साथ जी सकते हैं, दैट्स द ओनली थिंग, है ना। इसके अलावा हम जब जबरदस्ती दिमाग पे ज्यादा जोर डालेंगे ना, फिर वो हमारे दिमाग पे हावी होके हमें सुसाइड की तरफ ले जाएगी। ओके, तो ये थी पूरी कहानी, बहुत सिंपल सी छोटी सी कहानी है। इसकी थीम्स देखो, डेथ एंड मोरालिटी, मीनिंगलेसनेस है, नाइलिज्म है, एब्सर्डिटी है, एलियनेशन एंड आइसोलेशन, मास्क एंड आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम एंड चॉइस, रिडेम्पशन थ्रू आर्ट एंड स्टोरी टेलिंग, पोस्ट मॉडर्न सिनिसिज्म, सिनिसिज्म होता है जो बहुत ज्यादा गहराई से किसी भी चीज के बारे में सोचता है, समझता है, ऑब्जर्व करता है। ओके, आयरनी है, एंड सर्च फॉर मीनिंग इन अ कियोटिक वर्ल्ड। ओके, तो ये नाइलिस्टिक कॉमेडी कैसे है, देखो बहुत ह्यूमरस तरीके से दिखाते हैं ना काफी सारी चीजें, कि भाई एक दिन का रेंट एक दिन में ही भर रहा है, पूरे महीने का नहीं देता, ये सोच के मैं कभी भी मर सकता हूँ। ठीक है, तो ये थीम्स तो बड़ी इसकी सीरियस होती है, डेथ, फ्यूटिलिटी, एब्सर्डिटी, बट बड़े ह्यूमरस तरीके से उन सबको दिखाया जाता है। ओके, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर होता है, मतलब एक तरह से ये होता है ना कि भाई समझ नहीं आ रहा लाइफ क्या है, ये लाइफ ऐसे, मतलब खुद के ऊपर ही ना अजीब सी महसूस होता है, ऐसा अजीब सा लगता है कि कोई मीनिंग, कहीं से कुछ पर्पस तो मिले। ठीक है, तो नाहिलिज्म है सबसे ज्यादा इसके अंदर, कि मीनिंग की तलाश है बहुत ज्यादा, कि मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा, और ऐसे इसने डिसाइड कर लिया कि मीनिंग होता ही नहीं है कहीं भी। जब आपने ये डिसाइड कर लिया ना कि इस पूरी जिंदगी में कहीं कोई मीनिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस टाइम पे आप नाहिलिस्टिक बन जाओगे। ठीक है, तो आयरनी, एब्सर्ड सिचुएशंस, डार्क विट, इन सब चीज़ों का यूज़ किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट फीचर्स दिखाने इसके अंदर, पोस्ट मॉडर्निस्ट में हमारे क्या आ जाएगा, ज़्यादातर नॉन लीनियर फ्रेगमेंटेड नरेटिव। ये चीज़ें आप याद रखना। ठीक है, जितने भी हमारी एजेस हुई है ना, हर एज के कुछ ना कुछ फीचर्स है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोस्ट मॉडर्निज्म में हमारा ज्यादातर क्या, किस चीज की बात करते हैं, एब्सर्डिटी की ही बात करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर जो हमारा वेटिंग फॉर गोडो था, वो भी एब्सर्डिटी की बात करता है, फिर मीनिंगलेसनेस की बात करता है, फ्लूडिटी ऑफ ट्रुथ, कि भाई सच भी है ना, समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल एब्सर्डिटी, ये तो मैंने बोल ही दिया। डार्क ह्यूमर एंड आयरनी है, मेटाफिक्शनल एलिमेंट्स का यूज किया गया है। ओके, प्लॉट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, मोरल रेजोल्यूशन, ठीक है, जानबूझ के थोड़े अजीबोगरीब रखे गए। इंस्टेबिलिटी ऑफ आइडेंटिटी, ग्रैंड नरेटिव्स को दिखाया गया। ठीक है, जैसे मतलब एक तरह से ग्रैंड नरेटिव्स के ऊपर ना शक जताया गया है कि भाई आपने बोल दिया भगवान होते हैं, आपने बोल दिया चीज दुनिया ऐसे चलती है, आपने बोल दिया ये सब, बट हमें वो आपकी बातों पे ना उतना विश्वास हो नहीं रहा है, शक हो रहा है हमें। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्न skepticism toward absolute values, grand narratives and fixed realities। तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि ना ही आपकी रियलिटीज फिक्स्ड है, ना ही जो आपने इतने ग्रैंड नरेटिव्स दिए ना हमें, कि हमें इस पूरी दुनिया का सच पता चल गया, वो भी गलत है। कोई एब्सोल्यूट वैल्यू भी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द मेटाफर ऑफ द शो बोट इन द फ्लोटिंग ओपरा। तो जो फ्लोटिंग ओपरा में जो शो बोट के ऊपर ये शो होता है ना, ये थिएट्रिकल है, मीनिंगलेस परफॉर्मेंस होती है इसमें भी ह्यूमन लाइफ के ऊपर। फिर एक तरह से टेम्परेरी स्टेज दिखाया जाता है इसके ऊपर, जो किसको प्रेजेंट करता है, लाइफ को।
कि लाइफ भी ऐसी ही है थोड़े टाइम के लिए अपना अपना रोल निभाएंगे और वो सब इल्यूजनरी होता है ना, हम उसको बड़े सीरियसली निभाते हैं और फिर उसके बाद हम सब लोगों के ना मास्क उतर जाएंगे, फिर हम सबका रियल चेहरा सामने आएगा जो कि इस लाइफ के खत्म होने के बाद आएगा मे बी। ठीक है, तो अनसर्टेन है लाइफ, ड्रिफ्टिंग है, अनस्टेबल जर्नी है, फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन अटेम्प्ट्स टू इम्पोज मीनिंग और कंट्रोल। बेसिकली ये जो शो बोट है ना उसके उसके थ्रू ये दिखाया जाता है, एंड जो उसमें सुसाइड अटेम्प्ट होता है कि जो इंसान है वो बड़ा कोशिश करता है कि मैंने इस दुनिया को समझ लिया, मैंने इसे फाइनल मीनिंग दे दिया, मुझे फाइनल ट्रुथ का पता चल गया। ठीक है, ग्रैंड नरेटिव्स अपने देगा। ग्रैंड नरेटिव्स क्या होता है, जैसे मतलब इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करे भगवान, ये एक बहुत बड़ा नरेटिव दे दिया जिसमें कुछ लोग बहुत आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, कुछ लोग जो एथिस्ट होते हैं है ना वो नहीं विश्वास करते हैं, वो बोलते हैं यार हमें नहीं लगता ऐसी कोई एंटिटी इस दुनिया में है जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है, तो फिर इस दुनिया में इतना क्राइम क्यों है, दुख क्यों है ना। फिर उन सवालों के भी जवाब दो, आपने तो पूरा सच ढूंढ लिया है ना, तो उनके भी जवाब दो। तो बेसिकली ये बोलते हैं कि इंसान के अंदर ये इम्पोज करने की वो ललक रहती है ना कि हमने पूरे संसार का मीनिंग पता कर लिया, कंट्रोल कर लिया, अब सब हमारे हाथ में। तो ये सारी चीजें दिखाई जाती है, एग्जिस्टेंशियल एब्सर्डिटी, परफॉर्मेंस, ह्यूमन इनसिग्निफिकेंस, कि इंसान कितना इनसिग्निफिकेंट है एक्चुअली, हम अपने आप को जो इतना सीरियस लेते हैं वो सीरियस लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज, डू यू एग्री विद द व्यू दैट टॉड एंड्रयूज इज अ फेल्ड रैशनलिस्ट इन द फ्लोटिंग ओपेरा, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यस, जो टॉड है वो एक तरह से रैशनल तो बनने की कोशिश करता है बट वो फेल्ड रैशनलिस्ट होता है, उसके थॉट्स बड़ी जल्दी जल्दी बदलते हैं। ठीक है, ये सोचता तो है मैं रीजन और लॉजिक से चल रहा हूँ, लेकिन इसके थॉट्स कितनी जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं इसके हिसाब से, है ना। तो पहले ये बड़े एनालाइज करता है एग्जिस्टेंस को, मॉरलिटी को, डेथ को, फिर कंक्लूड करेगा कि भाई किसी के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं बचती, फिर और ज़्यादा लॉजिकली सोचेगा कि लाइफ कितनी फ्यूटाइल है, मतलब यूजलेस सी है। ठीक है, फिर जब क्रूशियल मोमेंट आ जाता है सुसाइड का तो अपना प्लान ही ड्रॉप कर देता है कि बाहर में जाओ, मैं भी जीऊंगा, तुम सब जी रहे हो तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, स्टोरी टेलिंग, इमोशंस, एक्सेप्टेंस, लाइफ्स, एब्सर्डिटी, ये सारी चीज़ें दिखाई कि भाई एक तरह से ये फेल्ड रैशनलिस्ट है, आपने कुछ दिमाग में अपना बनाया है थॉट प्रोसेस, उसके साथ आप चले ही नहीं, आपने फिर लास्ट में आते आते लाइफ को मीनिंग दे दिया। आप तो बड़े नाइलिस्टिक बन रहे थे ना कि नहीं कोई मीनिंग नहीं है, जो एक्चुअल में नाइलिस्टिक होगा ना, अगर उसने सोच लिया कि सुसाइड ही है भाई ये सॉल्यूशन, तो सुसाइड करके ही रहते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये इसके साथ हमारा खत्म हो जाता है ब्लॉक 7। आई होप आपको ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो, इतना डिफिकल्ट था नहीं ये कॉन्सेप्ट। ओके, काफ़ी इजी था। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।